नमस्कार दोस्तों मैं नवीन पांडे, एंकर नैनीताल से। आज आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी सुनिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। लीजिए आज की कहानी नवीन पांडे की जुबानी। पहाड़ की बारात भाग 4। दोस्तों, पिछले कहानी में आपने सुना था कि किस तरह से डांस करते करते बाराती दूर तक चलते चले जाते हैं। डांस करते करते बाराती पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्तों से, खेतों और जंगलों के बीच से और कई तरह के चढ़ाव और उतराव के बीच होते हुए 8 से 10 मील का सफर तय कर लेते हैं। उन्हें थकान का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे पैदल चलते चलते जब थकने लगते हैं तो जंगल के बीच किसी बड़े वृक्ष की छाया तले पूरी बारात विश्राम करती है। विश्राम के लिए ऐसे स्थल को चुना जाता है जहां पर आसपास पानी भी उपलब्ध हो और साथ ही अगर बारात दिन की धूप में चल रही हो तो उस स्थान पर बड़ा वृक्ष भी हो जो एक साथ 100 से 150 बारातियों को छांव प्रदान कर सके। इस स्थल पर बारात विश्राम करती है तो चिड़ियों की चहचहाहट, पानी के गधेरे की आवाज, तेज धूप में हवा की साए साए, पेड़ों के बीच मानो हम कालिंदी तट पर विचरण कर रहे हों। एक ओर ठंडी हवा के बयार, दूसरी ओर से बहता हुआ पानी और चहचहाती हुई चिड़ियों की आवाज सभी बारातियों की थकान को मिटा देती है। 15 से 20 मिनट के विश्राम के बाद बारात पुनः उबड़ खाबड़, पथरीले व घुमावदार रास्तों से होती हुई आगे की ओर बढ़ने लगती है। दिन भर चलने के बाद सायं के समय बारात दुल्हन के गांव की सरहद पर पहुंच जाती है। सरहद पर पहुंचते ही तुतरी वादक द्वारा तुतरी की 3 हुंकार देकर बारात के सरहद पर आगमन की सूचना दे दी जाती है, ताकि घरातियों अर्थात दुल्हन पक्ष को इसकी सूचना प्राप्त हो सके कि बारात अब हमारी सरहद पर पहुंच चुकी है। तुतरी की हुंकार के बाद ढोल, दमुआ, नंगाड़ा इत्यादि को पिरूल की पत्तियां जलाकर गर्म किया जाता है, ताकि पूड़े अर्थात ताल पुनः जोरदार ध्वनि प्रसारित कर सकें। और इस समय सभी बाराती अल्प विश्राम, जलपान और शौच इत्यादि से निवृत्त हो जाते हैं। बारात की सीमा में प्रविष्ट होने का संदेश पाकर दुल्हन पक्ष के लोग मसाल, गैस लालटेन, छिलुके और टॉर्च इत्यादि लेकर रोशनी के साथ बारात के स्वागतार्थ उस सीमा पर पहुंचते हैं। ढोल, दमुआ, नगाड़ा, मशकबीन पुनः बजने लगता है।
ढोल, नगाड़े और मसकबीन के माध्यम से दूर दूर तक जहां तक आवाज पहुंचती है, उस गांव के ग्रामीण भी अंदाज लगा लेते हैं कि फला फला गांव में फला व्यक्ति की बेटी की बारात पहुंच चुकी है। और ये सभी ग्रामीण भी उस बारात के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साक्षी बन जाते हैं, जो कि पहाड़ की विशेष शैली को भी दर्शाता है। बारात का आगमन दुल्हन के घर के समीप जैसे ही होता है तो शंखनाद के माध्यम से शुभ संकेत दिया जाता है और स्वागतम द्वार के बाहर दुल्हन का भाई सप्तरंगी छाता लिए हुए किसी हट्टे कट्टे नौजवान के कंधे पर सवार होकर अपने जीजा अर्थात दूल्हा से छाता बदलने का इंतजार कर रहा होता है। दूल्हे के पास पहुंचते ही छाता बदल दिया जाता है और इस रस्म के पूर्ण होते ही जहां एक ओर बरेतिये स्वागतम द्वार पर नाचते हुए लगभग ढकियाते हुए अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर दुल्हन की सगी बहनें एवं करीबी चचेरी, मौसेरी, फुफेरी बहनें दूल्हे के जूते पर नजर टिकाई रहती हैं ताकि समय मिलते ही जूता चुराना रस्म पूरी की जा सके। स्वागतम द्वार पर ही दुल्हन की एक बहन सिर पर कलश, पानी, पुष्प एवं आम्र पत्तियों से भरा हुआ तांबे का घड़ा लिए खड़ी रहती है। कलश के घड़े में सगुन हेतु मोल भाव किया जाता है। कन्याएं वर पक्ष पर बड़ी रकम सगुन के रूप में दिए जाने का दबाव बनाती हैं। वह इसलिए कि सभी बहनों में सगुन की रकम को वितरित कर वह इस रस्म को पूरा कर सकें। दूसरी तरफ सगुन की रकम को मांगने पर बरेतियों द्वारा नवयुवतियों पर कटाक्ष किए जाते हैं और कई बार तो कलश सिर पर रखी कन्या को ही उठा ले जाने की बात कौतूहलवश कह दी जाती है। लेकिन कलश थामी कन्या भी कम चालाक नहीं होती। वह अपनी सुरक्षा हेतु पूर्व से ही कुछ नौजवानों, भाइयों और उसके दोस्तों को, घरेतियों को अपने पीछे तैनात रखती है और जब स्वागतम द्वार पर काफी जद्दोजहद प्रवेश पाने के लिए होने लगती है तो दूल्हा पक्ष के नौजवान कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि दुल्हन को ले जा पाना तो अब मुश्किल लगता है, चलो साली को ही ले जाते हैं। यह सुनकर घरेतिये नौजवान यह कहते कतई भी गुरेज नहीं करते कि आपसे सगुन की रस्म अदायगी नहीं की जा रही तो क्या आप साली जी को जीवन भर खाना खिला पाएंगे। माहौल हंसी ठिठोली, कटाक्ष, व्यंग में तब्दील हो जाता है। इस बीच दूल्हे के बड़े भाई द्वारा कलश की रस्म अदायगी सस्ते में कर दुल्हन की बहन को बातों में उलझाकर बारात को स्वागतम द्वार के भीतर प्रविष्ट करा दिया जाता है। बारात अंदर प्रविष्ट होने का इंतजार दुल्हन के पिता एवं कुल पुरोहित को बेसब्री से रहता है। धूलि अर्घ्य पर दुल्हन पक्ष के पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चार, चरण धुलना, गोत्र प्रच्छा, घड़ी, रेडियो व वस्त्र भेंट किए जाते हैं तथा दूल्हे को स्वर्ण अंगूठी भी भेंट की जाती है। दूसरी तरफ गिदारियों अर्थात गीत गाने वाली महिलाओं का तो जैसे आज कोई महानुष्ठान हो, वह शकुन आखर के शुरुआती गीतों के साथ रामचंद्र जी के स्वयंवर की गाथा से लेकर द्वापर युग के कई प्रसंगों को व्याख्यान कर देती हैं। उधर दूसरी तरफ गांव की नवयुवतियां भी अपने को कतई भी कम नहीं मानती। नवयुवतियां बारात के आगमन से इस कदर उत्साहित हैं कि गिदारियों के प्रसंग संपन्न होते ही बरेतियों को सिटना अर्थात व्यंगात्मक खरी कोटि युक्त गीत प्रारंभ कर देती हैं, जैसे
कुत्ता पालूंगी जरूर चाहे जान चली जाए, कुत्ता पालूंगी जरूर चाहे जान चली जाए। जैसे दो टमाटर लाल, जैसे दो टमाटर लाल, वैसे बन्ना जी के गाल। इनको फोड़ूंगी जरूर चाहे जान चली जाए, इनको फोड़ूंगी जरूर चाहे जान चली जाए। कुत्ता पालूंगी जरूर चाहे जान चली जाए। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे अपने कमेंट के द्वारा बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं पहाड़ की बारात भाग 5 अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। अगले हफ्ते फिर नई कहानी पहाड़ की बारात के साथ मुलाकात होगी। तब तक मुझे अनुमति दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, सायोनारा।